हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रोमनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और हम करने वाले हैं आज क्लास 12 की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चे मेरे साथ जुड़े रहिए, हम डेली बेसिस पे कांसेप्ट और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले अगर मैंने वर्ड यूज किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री क्या है? एक स्टडी है जिससे हम ये जान पाते हैं कि केमिकल रिएक्शन से कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और दूसरी जगह पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है, इससे फर्दर हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा दें, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इन चीजों के बारे में हम कहाँ से पढ़ सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? अभी हमने कहा कि हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं, तो ये बहुत सारे डिवाइसेस में यूज होता है। फोन्स में, कार में, बैटरीज में, फ्यूल सेल्स में हम यूज करते हैं, जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल्स को बाय दिस मेथड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, बहुत सारी मेटल्स हो गए। वही अगर बात करें जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं बच्चे, ये बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और इनसे पोल्यूशन भी कम होता है। बायोलॉजिकली अगर हम बात करें, इवन हमारे जो नर्व सेल्स है, जितने भी हमारे ब्रेन को सिग्नल जा रहे हैं या फिर बॉडी में से हम सिग्नल लेके जा रहे हैं या फिर ब्रेन सिग्नल दे रहा है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू ही होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब हम इसके बारे में बता पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक या फिर वोल्टिक सेल भी कह देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को टू रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, हम मानते हैं कि वो 1.1 वोल्ट के इक्वल है। और यहाँ पे जो जिंक के आइंस और जो कॉपर के आइंस है, उनकी कंसेंट्रेशन 1 मानते हैं। इस टाइप के सेल को हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। बेसिकली क्या होता है, आपके पास दो विकल्प है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड। ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये जिंक की रोड है, ये जिंक के इलेक्ट्रोड है, और इसको किस सोल्यूशन में डाला हुआ है, जिंक सल्फेट में। यहाँ पे हमारे पास ये कॉपर की रोड है, और इसको किस सोल्यूशन में डाला हुआ है, कॉपर सल्फेट में। और बीच में है हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है बच्चे, ये बेसिकली कंसंट्रेशन को, आइंस की कंसंट्रेशन को बच्चे मेंटेन करता है। अब एक्सटर्नली एक वायर लगी हुई है जो करंट के फ्लो में हेल्प करती है। अब ये काम करता कैसे है, सबसे पहले हम अगर जिंक की जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है इसके बारे में बात करें, इसे हम कहते हैं ये एनोड है। इसमें हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा और ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। वही कॉपर, ये होगा हमारे पास कैथोड इलेक्ट्रोड, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये रिड्यूस करेंगे, मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, जिंक जो है, जिंक टूटेगा और कॉपर अपने आप को रिड्यूस करवाएगा, अपने आप में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब जब हम कह रहे हैं यहां से, 2 मिनट में ये साफ कर दूं सारा, यहां से मेरे जिंक के आइंस जा रहे हैं और कॉपर लेके अपने आप को स्टेबल बना रहा है। तो आइंस की जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, वो जिंक टू कॉपर होती है। बट जो करंट की मूवमेंट होती है ना बच्चे, देखो डायरेक्शन ऑपोजिट शो कर रहा है। अगर हमारे आइंस इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि करंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। वही लास्ट में इन्होंने लिखा है कि जो सॉल्ट ब्रिज है, बेसिकली वो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे उसी चीज को डिटेल में बताया है कि अगर हम हर साइड पर देखें, इलेक्ट्रोइड्स है वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में पड़े हैं। और यहाँ पे कैसे कैसे नेट कनेक्शन दिया हुआ है वो बताया हुआ है। एंड में बताया हुआ है कि अगर हम सेम टाइप का सोल्यूशन ले लो ना, दोनों टाइप पे, दोनों साइड पे जो सोल्यूशन यहाँ पे पड़ा है वो सेम टाइप का, तो उस केस में हमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत ही नहीं होती। अब इन्होंने एक चीज कहा है, कहते क्या होता है कि जो हमारे पास मेटल आइंस है, क्या है यहाँ पे, हमने सपोज को यहाँ पे कहा था जिंक सल्फेट है। तो जिंक सल्फेट का कैसे बनेगा ये बच्चा, ये 2 पॉजिटिव और सल्फेट का 2 नेगेटिव, और ऊपर हमारे पास जिंक है। ठीक है, यहाँ पे जिंक ने टूट के जिंक पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बनाया है बच्चा।
तो क्या होता है, जो आइंस हैं वो कोशिश करते हैं कि वो ऊपर इलेक्ट्रोड पे चले जाएं, और यहाँ पे जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज के जो हैं वो नीचे सोल्यूशन में चले जाए। तो लगातार ये प्रोसेस होता है, इसी चीज को हम कहते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, डेवलप होता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ आई बच्चे बात? यही जो है, जो चार्ज का जो सेपरेशन होता है, इसी से ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। अब जब मैं सिर्फ एक सिंगल साइड के ही देख रही हूँ कि स्टैंडर्डली कि कैसे इनकी कंसंट्रेशन में क्या फर्क आ रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग ये इनका हम कह देते होते हैं कि कंसंट्रेशन, जब मैं एक साइड के ही सेल को देख रही हूँ कि वो यूनिटी है, उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें एंड में दोबारा से बताया है कि करंट का फ्लो जो है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, बट जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अब वो तो था अगर हम सिंगल साइड पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था जब हम एक साइड को ले रहे हैं। सेल पोटेंशियल होता है जब मैं दो साइड्स ले रही हूँ और इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो दो इलेक्ट्रोड्स कौन कौन सी थी हमारे पास, एक जिंक वाली थी एक कॉपर, इनके पोटेंशियल कितना डिफरेंस आ रहा है, गल पोटेंशियल। कहते वही जब कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, इसी सेल पोटेंशियल को हम क्या कह देते हैं, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये याद रखना, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, यही सेल पोटेंशियल क्या कहलाता है बच्चे, ईएमएफ, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और यहाँ पे हमारे पास जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं, तो हमेशा फॉर्मूला होता है राइट हैंड साइड का जो पोटेंशियल है माइनस लेफ्ट हैंड साइड का। बेसिकली जो हम सेल पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड, यही चीज इन्होंने आगे दी है। यहाँ पे हमें पता है कॉपर ने अपने आप को ऑक्सीडाइज किया है, मतलब ऑक्सीडाइज किया है, मैंने अभी बताया ऑक्सीडाइज किया है, तो मतलब ये एनोड साइड का होगा। और वही जो हमारे पास एजी है, उसने अपने आप को रिड्यूस किया, मतलब ये कैथोड साइड का होगा। ये इसकी इंडिविजुअल रिएक्शन इन्होंने शो की है, तो हम अब फाइनल रिएक्शन कैसे शो करेंगे। हमने अभी कहा कैथोड वाला जो है वो आगे लिखा जाएगा, तो आप किसके इसे कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे एजी प्लस एजी, और यहाँ पे ई का Cu2 + C। अब बच्चे, हमने जब एक प्रॉपर रिएक्शन लिखनी होती है, जो इन्होंने इस वे में लिखी है, ये कैसे लिखते हैं, हमारे पास दो बिकर थे। आप लर्न करने के लिए ऐसे मान लो कि आप इस इलेक्ट्रोड से शुरू करोगे, इस इलेक्ट्रोड से शुरू करके इलेक्ट्रोड कॉपर होगी, ठीक है, फिर उसके बाद इसके आइंस यहाँ पे आए होंगे, तो ये लिख दिया। तो बेसिकली जो सिंगल लाइन है ये डिपिक्ट कर रही है एक वर्टिकल लाइन की, यहाँ पे मेटल और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कौन कौन से हमारे पास प्रेजेंट है। वैसे ही आगे फिर ये यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलेगा हमें, आइंस मिलेंगे बच्चे, वही आइंस इन्होंने यहाँ पे डिपिक्ट की है। जब वो ऊपर को जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड आ जाएगा। और यहाँ पे डबल वर्टिकल लाइन क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, कि ये कनेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास डबल लाइन, उससे ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज भी है और एक दूसरे के साथ ये लिंक्ड भी है। समझ आई बच्चे बात? जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। अभी हमने पीछे किया था इसका, तो इसको मैम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास जिंक था, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जेड है। फिर इसने अपने आइंस दिए हैं क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हुए, तो Zn2 पॉजिटिव। फिर यहाँ से सॉल्ट ब्रिज डबल लाइंस आ जाएंगी। फिर यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या मिला है, कॉपर के आइंस, फिर एक लाइन कॉपर के आइंस के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोड कौन से है, कॉपर, ये हमारे इसके बाद। इस तरीके से आप सेल की रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर बच्चा? अब अब बच्चे इनको अच्छे से समझते हैं। हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल में जो पोटेंशियल होता है वो 1.1 वोल्ट का होता है। जब हम एक्सटर्नल पोटेंशियल इससे कम प्रोवाइड करेंगे तो नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो जिंक टू कॉपर होगी, और करंट की मूवमेंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। वही इन्होंने कहा इस कंडीशन में क्या होगा, जिंक जो है वो डिसॉल्व होता जाएगा और कॉपर जो है यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा।
सेकंड कंडीशन है जब हम पोटेंशियल इक्वल प्रोवाइड कर देंगे। इस कंडीशन में बच्चे कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगा। अब जो फर्स्ट हमने पढ़ा है ये एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल की, मतलब इस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब जब मैं पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा दे दूंगी तो बच्चे जो इलेक्ट्रॉन पहले यहां से यहां मूव कर रहे थे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वैसे ही जब जैसे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन से जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर ये इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया तो करंट ने भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब जिंक जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और कॉपर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ये किस टाइप के सेल की एग्जांपल है बच्चे, ये है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। बेसिकली इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं अपने कुछ काम को करने के लिए और ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इन्होंने कहा, कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में से जो गिब्स एनर्जी निकलती है उसको हम इलेक्ट्रिक वर्क में यूज करते हैं अलग अलग चीजें चलाने के लिए, जैसे हीटर, फैन, गीजर। क्लियर बच्चे। अब अगर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है एक एक का, तो हम एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन हम यहाँ पे डाल रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने प्लेटिनम की फॉइल की कोटिंग की हुई है, यहाँ पे इसके छोटे छोटे से बबल्स निकल रहे हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन की वो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज फॉर्म में मेंटेन की हुई है, कितनी 1। और हम कह रहे हैं कि प्रेशर इसमें कितना लग रहा है 1 बार का, और कंसंट्रेशन भी हम 1 मोलर ले रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या है, बेसिकली इस कंडीशन में हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वो कितना है 0। तो यहाँ पे हम इसको अब राइट हैंड साइड लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, वो इसकी कैपेसिटी पे है कि जो इसके साथ एलिमेंट पड़ा है वो रिड्यूसिंग नेचर का बन रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर का बन रहा है। बच्चे जैसे कि इन्होंने यहाँ पे ईएमएफ ऑफ द सेल दी है, प्लेटिनम लगा हुआ है, हाइड्रोजन ने अपने आइंस लूज किए हैं, मतलब यहाँ इस केस में ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। मतलब कि इसने लेफ्ट हैंड साइड एनोड की जगह ले लेनी है और कॉपर ने अपने आप को रिड्यूस किया तो इसने ये वाली साइड ले लेनी है। तो बेसिकली इस कंडीशन में हम इंडिविजुअल सेल का ओवरऑल पोटेंशियल देख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का हम लेट कर रहे हैं कि इसका पोटेंशियल क्या है बच्चा, 0। समझ आई बच्चे बात। कहते जो पॉजिटिव वैल्यू आती है फर्स्ट केस में, जैसे हमें दिख रही है कि इसकी जो वैल्यू है ई नॉट जो है वो ई नॉट आर मीन सेंस के थर्ड वाले जो पोटेंशियल है उसके बराबर है, तो इस केस में हमें पता लग रहा है कि जो कॉपर आइंस है वो जल्दी रिड्यूस होने में रेडी है देन पॉजिटिव आइंस। फिर अगर बात करें नेक्स्ट, अब इन्होंने नेक्स्ट एग्जांपल ले ली जिंक आइंस की। कहते जब इसका पोटेंशियल देखा गया ये नेगेटिव में आया। नेगेटिव में आने का मतलब क्या है कि इस कंडीशन में जो हाइड्रोजन आइंस है वो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं किसको बच्चे, जिंक को, और जिंक रिड्यूस कर रहा है किसको बच्चे, ऑक्सीजन को। बेसिकली अगर आपका पॉजिटिव, हमने कहा था पॉजिटिव मतलब कैथोड, कैथोड मतलब वो अपने आप को क्या कर रहा है बच्चे, रिड्यूस कर रहा है। अगर आपकी वैल्यू आ रही है नेगेटिव में मतलब कि एनोड में हो रहा है और वो क्या कर रहा है अपने आप को ऑक्सीडाइज। समझ आई बच्चे बात। यही चीज इन्होंने यहाँ पे डिपिक्ट की है। कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे सपोज करो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है उसमें जिंक है वो ऐसे लूज कर रहा है और राइट हैंड साइड पे ऐसी रिएक्शन हो रही है। ओवरऑल रिएक्शन हमने लिख दी। अब यहाँ पे अगर मैंने इंडिविजुअल, पहले हमने यहाँ पे क्या निकाला था, इनका अलग अलग पोटेंशियल, वही पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे निकाली और हमारे पास निकल आया इतना पोटेंशियल। यही हमने कहा था ना गैल्वेनिक मीटर का इतना ही होता है, वही चीज इन्होंने यहाँ पे शो भी आपको करके दे दी। कहते हैं यहाँ पे जो आप प्लेटिनम वगैरह गोल्ड वगैरह को यूज कर रहे हो वो एक तरीके से इनर्ट इलेक्ट्रोइड्स है, मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में बट ये एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आपको हाफ रिएक्शन प्लेटिनम की शो की हुई है, जैसे कि आपने हाइड्रोजन आयन ले लिया और प्लेटिनम के साथ ब्रोमीन ले लिया, तो हाइड्रोजन में तो हमने कहा है ना कि इसका पोटेंशियल 0 होता है, तो हाफ रिएक्शन ओवरऑल इसका ये रह जाएगा बच्चा। समझ आई बात। अब कहते हैं जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोड का वो ग्रेटर देन, अगर 0 होगा, ग्रेटर देन 0 मतलब वो प्लस में है, तो हमें पता है वो रिड्यूस फॉर्म होती है, वो जल्दी रिड्यूस फॉर्म होएगी तो वो ज्यादा स्टेबल होएगी उसकी रिड्यूस फॉर्म। वही अगर इन्होंने कहा, कहते हैं यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है, अगर वो बच्चे रिड्यूस जल्दी हो सकता है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो खुद जल्दी रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर पाए।
तो यहाँ पे यही बात की हुई है, कहते हैं फ्लोरीन गैस है, कहते हैं इसकी मैक्सिमम टेंडेंसी होती है कि ये क्लोराइड आयंस में रिड्यूस हो जाए। तो हम कह सकते हैं जो फ्लोरीन गैस है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो फ्लोराइड आयंस है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया कि अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव में आती है, नेगेटिव में है मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और वही अगर आपकी पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है मतलब वो रिड्यूस हो रहा है तो वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ आई बच्चे बात? अब लिथियम कहते हैं, लिथियम के पास लोएस्ट पोटेंशियल होता है, इंडिकेट क्या करता है कि जो उसके आइंस हैं, क्यों है, तो उसके आइंस वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और जो लिथियम मेटल है वो बहुत ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। मैम ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, ऐसे कैसे लर्न कर ले हम? अगर मैं पोटेंशियल बच्चे बहुत कम कह रही, मतलब नियर टू नेगेटिव कह रही, तो इस कंडीशन में जो लिथियम है नेगेटिव में है तो वो ऑक्सीडाइज होके ज्यादा राजी होगा। तभी इसने कहा है ना, अगर वो ऑक्सीडाइज होके ज्यादा राजी है तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया बच्चा। वही लिथियम आइंस क्या हो जाएंगे, उसका ऑपोजिट नेचर कि वो कम फिर ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो जाएंगे। समझ आया अब बात? अब जब मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूं, कहते वो डिक्रीज हो जाता है जब हम कह रहे हैं कि हमारी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती है। हमें पता है जितना आप नेगेटिव करते जाओगे उतना ही इलेक्ट्रो पोटेंशियल हमारा कम होता जाएगा। वही राइट हैंड साइड पे जितनी आप रिड्यूसिंग पावर बढ़ाते चलोगे उतना ही वो रिएक्शन जो है वो राइट हैंड साइड को जाती जाएगी। अब कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो होती है वो एक्सटेंसिवली डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करती है, कितना पीएच एक सोल्यूशन का, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की हम देख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख सकते हैं, और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो हमारी टाइट्रेशन वगैरह हम करते हैं ना, वहां पे क्या क्या एप्लीकेबल होंगी, ये सब कुछ इसमें हम फाइंड कर सकते हैं। हेलो। इतनी पैसे तो बहुत वकार लड़ने के मेरा मेरा दिमाग में इस तरह एक बात पे जाके आ गया था